जो दलितों के लिए SC ST कल्याण निधि का पैसा है, उसमें हजारों करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने डायवर्ट कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगाने के बाद भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी शहीद भगत सिंह जी का फोटो लगाती है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगाती है, लोगों को बोलती है कि इनके आदर्शों पर चलो, लेकिन जब खुद चलने का नंबर आता है तो वो भूल जाती है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पे अपना पद छोड़ा था, या बहन मायावती ने राज्यसभा सदस्यता छोड़ी थी, या मैंने अपना मंत्री पद छोड़ा है। पार्टी में जाए उसके पपेट नहीं बनना चाहिए कि हर चीज में हाँ कर दे। हम दिल्ली को एक दलित मुख्यमंत्री देंगे। नमस्कार, दलित टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं सुषमा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजकुमार आनंद। हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक आरोप लगाया कि वह दलित विरोधी हैं, और ये कहते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं और नई दिल्ली लोकसभा सीट से BSP के प्रत्याशी भी हैं। आइए उनसे सवाल जवाब करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी, और ये जो दलित विरोधी होने का आरोप जो आपने पार्टी पे और अरविंद केजरीवाल दोनों पे लगाया, उसके पीछे क्या कारण है? पहले तो सभी दर्शकों को आपके आपसे जय भीम। और दलित विरोधी होने का जो प्रमाण है, उस बात से लग सकता है कि 9 साल से जो दलितों के लिए SC ST कल्याण निधि का पैसा है, उसमें हजारों करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने डायवर्ट कर दिया। जब मैं मंत्री भी नहीं था, विधायक भी नहीं था, उससे पहले के जो मंत्री थे उनसे भी मैं अपनी संस्था के माध्यम से ये पूछता रहता था कि इसका पैसा डाइवर्ट होता है, वो कहाँ जाता है। किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे चांस मिला बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से, उनके संविधान की वजह से, उस रिजर्वेशन की वजह से विधायक बनने का और मंत्री बनने का। तब मैंने इसका अध्ययन किया और पड़ताल की कि ये पैसा जाता कहाँ है। तब मुझे पता लगा कि हजारों करोड़ रुपया SC ST फंड का जो कल्याण निधि का पैसा है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है, जबकि ये पैसा होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी मैंडेटरी है कि ये पैसा SC ST के ही कल्याण के लिए लगना चाहिए। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगाने के बाद भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी शहीद भगत सिंह जी का फोटो लगाती है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगाती है, लोगों को बोलती है कि इनके आदर्शों पर चलो, लेकिन जब खुद चलने का नंबर आता है तो वो भूल जाती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देखिए, कहते हैं कि LG काम नहीं करने देता, BJP काम नहीं करने देती। मैं भी मंत्री रहा हूं, मुझे भी समझ में आती है कि हाँ, इसमें किसी एक्सटेंट तक ठीक है, लेकिन जब इन्होंने एक्सक्लूसिवली अपने लेवल पे नौकरियां निकाली, विधानसभा के फेलोज, मंत्रालय में कंसल्टेंट्स, इस तरह की हजारों नौकरियां निकाली जिसमें किसी LG का, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, और जिनकी सैलरी लाखों में थी, 1.25 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सैलरीज थी। उसमें इन्होंने एक भी दलित को चांस नहीं दिया, कोई रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया गया। मैं मंत्री रहते सैकड़ों ऐसे बच्चों से मिला और मैं पूछता रहा, मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी कि कोई दलित बच्चा इसमें मिले तो मुझे खुशी होगी, लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला। यहां तक कि मुख्यमंत्री के अपने मंत्रालय में, अपने उनके जो लश्कर है, उसमें भी कोई दलित को एम्प्लॉय नहीं किया गया। तो ये धोखा देने वाली बात है कि बाबा साहेब का फोटो लगाकर शहीद आजम भगत सिंह का फोटो लगाते हैं। जब मनीष सिसोदिया जेल जाता है तो कहते हैं तुम जिप्सी पे चढ़ के एक स्पीच दो और शहीदों की तरह आप ED के ऑफिस जाओ, CBI के ऑफिस जाओ। जब अपना नंबर आता है तो 9 सम्मन लेने के बाद 9 सम्मन तक वो कल चलेंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे करते रहते हैं। तो ये दूसरों को समझाने के लिए, जब मैंने जब इस्तीफा दिया तो सौरभ भारद्वाज, उसने कहा कि आप क्या बनना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं, मनीष सिसोदिया बनना चाहते हैं, संजय सिंह बनना चाहते हैं, या राजकुमार बनना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहूंगा सारे दलित समाज से और बहुजन समाज से, जिसमें मजदूर हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी हैं, सब लोग हैं, कि आप राजकुमार आनंद बनिए और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी लोगों की तरह मत बनिए जो गलत काम करके जेल जाना पड़े। सर, आपने अभी ED की बात कही तो अरविंद केजरीवाल जी की जब गिरफ्तारी हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री
तो उस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक हम कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। कानून अपना काम कर रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका या उस पर कार्रवाई हो रही है, तो वो कानून के संबंध जो भी होगा वो फैसला आएगा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सर, जब से आपने बीएसपी ज्वाइन की है, ये देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बीएसपी को लेके मतलब बीएसपी पे हमलावर हो गए। संजय सिंह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आपने भी प्रतिक्रिया दी है इस पे, तो ये पूरा आप किस तरीके से देखते हैं इस पे कि जैसे ही आप बीएसपी में गए वैसे ही बीएसपी को लेके बयानबाजी चालू हो गई आप अपनी पार्टी की तरफ से? देखिए, संजय सिंह बीएसपी पे हमलावर हो जाए, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होना बनता है, लेकिन अगर वो संविधान की चौधराहट करेंगे, वो दलितों के सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, वो बहन मायावती के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो हमें सड़क पे आके प्रदर्शन करने पड़ेंगे। हम ईट से ईट भिड़ा देंगे। ईट से ईट भिड़ा देंगे आप अगर ऐसा कुछ होता है। सर, आप नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे बीएसपी के टिकट पे, तो दिल्ली की किसी भी लोकसभा से आज तक बीएसपी का कोई लोकसभा नहीं पहुंचा है प्रत्याशी। ये पहली बार हुआ है जब आप 2 बार के विधायक जो है वो लोकसभा में खड़े हुए चुनाव में खड़े। तो इन 7 सीटों पे इस वक्त की जो स्थिति है वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बार पहली बार है कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफी अच्छी है और हम दिल्ली में हमने ट्रेंगल फाइट बना दी है और ट्रेंगल फाइट में कब कौन जीत जाए कुछ नहीं पता होता। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी जमीन तैयार करेंगे बहुजन समाज पार्टी की कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में हम काफी सीटें बहुजन समाज पार्टी की लाएंगे और भी पार्टी से अलायंस की बातें हो रही हैं और हम दिल्ली को एक दलित मुख्यमंत्री देंगे, ऐसी कोalition की गवर्नमेंट बनवाएंगे। ऐसा मेरा सपना है। ऐसा आपका सपना है कि दिल्ली को एक दलित मुख्यमंत्री मिले। सर, दिल्ली में दलितों की आबादी बहुत है, लेकिन दलित राजनीति उतनी ही कमजोर होती है यहाँ पे। तो जब आप 2 बार विधायक रहे, अब आप लोकसभा के लिए उम्मीदवार हैं, आप ऐसा क्या करेंगे कि जो दलित राजनीति है वो दिल्ली में, देश की जो राजधानी है, उससे मजबूत हो पाए? देखिए, दलित की ही बात नहीं है, बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की बात करती है। दलित है और मजदूर हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी है, ये सब समाज के। मान्यवर काशीराम कहा करते थे कि वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा। तो अगर वो सब मिला दिए जाए तो हम 75% 80% हो जाते हैं और बहुत आसान हो जाता है। लेकिन बात यह है कि समझाने की, लोग क्या है कि अच्छे लोग बहुजन समाज पार्टी में आते नहीं है, उनको शॉर्टकट लगता है कि बड़ी पार्टियों में जाएंगे, जल्दी से एमएलए एमपी बन जाएंगे। मेरा एमएलए एमपी बनना अगर इतना मतलब लिक्रेटिव मुझे लग रहा होता तो मैं तो मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ के आया हूँ। आप देखिए किस किस ने पोस्ट छोड़ी। अगर हम अपने समाज की या किसी की भी बात करें तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पे अपना पद छोड़ा था, या बहन मायावती ने राज्यसभा सदस्यता छोड़ी थी, या मैंने अपना मंत्री पद छोड़ा है। तो अगर मंत्री पद या एमएलए बनना मेरे लिए जरूरी होता तो मैं वो छोड़ता ही नहीं। तो बात जीतने हारने की नहीं है, बात जागरूकता फैलाने की है, लोगों को जगाने की है, जो हम जगा के रहेंगे। सर, आपने ये जो पद छोड़ने वाली बात की, इस पे सवाल ये है कि राजेंद्र पाल गौतम वो भी दिल्ली कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, उसके बाद ऐसा मतलब सिचुएशन बनी कि उन्हें पद छोड़ना पड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाते हैं, एक तरफ भगत सिंह की तस्वीर लगाते हैं और बोलते हैं कि मैं इनका अनुयायी हूँ, लेकिन उन्होंने उस चीज पे स्टैंड नहीं लिया। राजेंद्र पाल गौतम जो ये सिचुएशन हुई उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक 22 प्रतिज्ञा की बात है, मैं एक बुद्धा के मध्यम मार्ग पे चलने वाला इंसान हूं। मैं ये नहीं कि आज आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं तो कोई बड़ी बात करके निकल जाऊं। जो 22 प्रतिज्ञा दिलवाने का काम है वो हमारे बुद्ध मोंकों का काम है, ठीक है। वो मेरा राजनेताओं को समाज के कल्याण का काम करना चाहिए, बुद्ध बनाने का काम नहीं करना चाहिए। वो काम हमारे धार्मिक लोगों का है, जो बुद्ध धर्म के हमारे मोंक्स हैं, भिक्षु हैं, उनका काम है, उनको कर देना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। हमें समाज की भलाई के लिए अपनी जान लगानी चाहिए, जिसके लिए लोग हमें लाते हैं वो काम करना चाहिए। और दूसरी बात, जिस भी पार्टी में जाए उसके पपेट नहीं बनना चाहिए कि हर चीज में हाँ कर दे।
अगर मैं पपेट बन रहा होता, मैं पपेट तो था ही, मैंने महसूस किया कि जो बात होती है उसमें पपेट बन जाते हैं, तो पपेट नहीं बनना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो लोग पार्टी नहीं छोड़ते, हर चीज में हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसका मतलब है कि वो पपेट बन गए। मैं इससे पहले एनजीओ चलाया करता था, तो लोग मुझसे पूछा करते थे कि आपकी पत्नी विधायक रही, आप कब राजनीति में जा रहे हैं। मैं उनसे कहा करता था कि मैं तो राजनीति में नहीं जाऊंगा, क्योंकि राजनीति में जाके पार्टी का पपेट बनना पड़ता है। तो जब मैं गया तो मुझे लगा कि मैं बाकी पपेट बन गया हूँ। तो ऐसी क्या सिचुएशन आपने देखी कि आपको ये फील हुआ कि हाँ मुझे पपेट बनाया जा रहा है, या मैं बन रहा हूँ, या मैं अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा हूँ? देखिए, आज से 4-5 महीने पहले मैंने एक मांग की कि भाई, क्योंकि जब स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा सांसद बन गई, तब मैंने कहा कि दलित महिला आयोग को, एक दलित महिला को, दलित लड़की को, दलित महिला को उसका अध्यक्ष बनना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर जिन महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार होते हैं, पीड़ित होती हैं, वो दलित होती हैं, कमजोर होती हैं, वंचित होती हैं, पिछड़े वर्ग की होती हैं, मजदूर होती हैं। तो अगर ऐसी कोई महिला होगी तो उसकी बात ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाएगी और उसको कॉन्फिडेंस होगा, एक झुग्गी वाली लड़की को कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे कोई अपना बैठा हुआ है, मेरी बात को समझ पाएगी। तो मैंने इसमें कोई गलत कहा, इस बात को मेरी बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया और ये कह दिया गया कि सत्ता के विचार यहाँ नहीं करेंगे, आप अपने विचार अपने करेंगे। ठीक है, आप देखिए हजारों करोड़ रुपया जब SC/ST फंड का डाइवर्ट कर दिया जाता है, हमारा दिल्ली का एकमात्र ऐसा संस्थान है, ऐसा कॉर्पोरेशन है जो माइनॉरिटीज को, SC/ST को, सफाई कर्मचारियों को, OBC को छोटे छोटे लोन देता है। 50-50 हजार रुपए का लोन दे दिया, उनको ये ई-रिक्शा दिला दिया, ऑटो दिला दिया स्वरोजगार के लिए। इस तरह का एक छोटा सा फाइनेंशियल, दिल्ली शेड्यूल कास्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसमें 8 महीने से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली, 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया। एक तरफ हजारों करोड़ रुपए आप डाइवर्ट करके दूसरी चीजों में खर्च कर रहे हो, अपनी पॉपुलिस्ट स्कीमों में खर्च कर रहे हो, लोगों को मुफ्त पर चीजें पता नहीं क्या क्या बांट रहे हो, और या इलेक्शन में खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप भगवान जाने। और दूसरी तरफ 50-50 हजार रुपए के लोन के लिए लोग भटक रहे हैं, या लोग सुसाइड कर रहे हैं अपनी सैलरी के लिए। उसमें आप 20-30 करोड़ रुपए अगर डाल देते तो कम से कम सुसाइड करने से तो लोग बचते। इस तरह की बातें करो तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो फायदा क्या है ऐसे मंत्री होने का। फिर मैं मनोवादी कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं। तो ये सारी चीजें ऐसी रही जिससे आपको लगा कि हाँ मुझे पपेट बनाया जा रहा है। बिल्कुल। मजदूरों की बात करें, मेरे पास लेबर मिनिस्ट्री थी, लेबर मिनिस्ट्री में 4,272 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। उसकी हम स्कीमें बना के थक गए, इनको ये दे देते हैं, इनको वो देते हैं। वो मजदूरों का पैसा है, मजदूरों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो सेस के रूप में हर बिल्डिंग से जो पैसा आता है वो मजदूर कल्याण के लिए ही आता है, उसको भी हम कहीं और नहीं खर्च कर सकते। और मजदूरों की स्कीम आप बनने नहीं दोगे तो पैसा पड़ा ही रह जाएगा, और फिर एक दिन आप बचते ही आप किसी और चीज में डाइवर्ट करते। तो ये क्या यही कारण है कि आपने अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर दलित विरोधी कह दिया? दलित विरोधी के लिए कहा, मजदूर विरोधी भी कह रहा हूं मैं, दलित विरोधी भी कह रहा हूं, मजदूर विरोधी भी हुआ ना, क्योंकि मजदूरों के हक का पैसा मजदूरों को नहीं मिला तो एक नया आरोप लगा रहे हैं दलित विरोधी के बाद सीधा मजदूर विरोधी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मजदूरों के हक का पैसा मजदूरों तक नहीं पहुंचेगा तो मजदूर विरोधी। सर, मैंने खुद जाके नई दिल्ली लोकसभा का एक एरिया है दिल्ली कैंट, जहाँ पे 2 साल पहले एक दलित बच्ची की नृशंस हत्या कर दी गई। तो वहां जब मैंने कवर किया, मैंने पाया कि यहाँ पे पीने का पानी नहीं है। महिलाओं को 900 मीटर तक चल के जाना पड़ता है मटके या बाल्टियां लेके। और फिर मैंने पूर्वी दिल्ली लोकसभा में भी कवर किया, तो लोग भी वहां भी सेम ये सिचुएशन। मैंने ये देखा कि 2 लोकसभा है जो बहुत बड़ी लोकसभा है, जहाँ से बीजेपी के लोकसभा सांसद है और आम आदमी पार्टी के विधायक है, लेकिन दलित बस्तियों में पीने तक का पानी नहीं है। ऐसा पानी नहीं है कि वो उससे सूंघ भी नहीं पा रहे। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो मेरा कंसर्न है वो यही है कि दलित बस्तियों पर जो पैसा खर्च करना था वो डाइवर्ट कर दिया गया। स्कीम यही है कि SC/ST जो फंड है वो, उसकी एक स्कीम है दलित बस्ती विकास स्कीम, उसमें वो पैसा लगना होता है, लेकिन उसमें पैसा ना लगे इससे पहले उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। अगर वो पैसा होता, पूरा पैसा खर्च होता, तो जहां भी दलित लोग रहते हैं, जहां 30% से ज्यादा दलित रहता है, उन बस्तियों में, उन जगहों पर, उन पैचेज पे वो पैसा लगाया जाना चाहिए। ऐसी मैंडेटरी है
होम मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन वहां ना लगा के उसको डाइवर्ट कर दिया। तो इसीलिए जो दलित बस्ते हैं वहाँ पे पीने तक का पानी नहीं है। दलित बस्ती और बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। दिस इज ट्रू। सब थोड़ी सी चुनावों की बात कर लेते हैं। संविधान और आरक्षण ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। जो दो मेन विपक्षी दल हैं, मैं बहन जी की बात थोड़ी सी बाद में करूंगी क्योंकि उन्होंने खुद को अलग रखा हुआ है दोनों गठबंधन से। दोनों गठबंधन एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि आप संविधान विरोधी हैं और आप आरक्षण विरोधी हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इन दोनों के मतों में आप किसके मत को जायज ठहराते हैं? देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दोनों ही सांप हैं, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी, और अभी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दो मुहां सांप हो गए हैं। और बीजेपी को मैं कहना चाहूंगा वो नाग है, नागनाथ, तो सांपनाथ और नागनाथ दो हैं, ये दो मुहां सांप और एक नागनाथ, तो कोई कम नहीं है। बाकी संविधान के बारे में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि संविधान तो किसी का बाप भी नहीं बदल सकता। संविधान पे तो बदलने के नाम पे राजनीति चल रही है। संविधान बनाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर वो इतने काबिल थे कि उन्होंने संविधान में ही ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि संविधान चाहे कोई 400 सीट ले आए या 300 ले आए या 500 ले आए, संविधान नहीं बदल। संविधान की जो मूल आत्मा है, जो उसका प्रियम्बल है, उसको नहीं बदल सकता कोई। तो ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 400 पार आएंगे तो मन मुताबिक बदलाव किए जाएंगे, हर एक मंत्री उनका कह रहे हैं, ये भी जुमला मान लिया जाए उनका कि वो जो संविधान के नाम पे संविधान नहीं बदला जा सकता। उन्होंने बोल जरूर दिया उनके एक दो एमपी ने, लेकिन संविधान नहीं बदला जा सकता। बाद में यहाँ तक कि उनके सुप्रीमो ने ये बोलना पड़ा उनको कि संविधान नहीं बदला जाएगा। तो सुप्रीमो क्या आप आरएसएस चीफ की बात कर रहे हैं? आरएसएस चीफ ने भी बोला और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने बोला। सर, आपने अभी एक सवाल के जवाब में कहा कि आप चाहते हैं कि दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री हो। थोड़ी नेशनल लेवल की बात करते हैं, बीएसपी की नेशनल स्थिति आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 2024 का चुनाव जो है कहा जा रहा है बहुत बड़ा चुनाव है और बीएसपी ने खुद को अलग रखा हुआ है, दोनों गठबंधन में से किसी में शामिल नहीं है। देखिए, आज भी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस से, और मैं तो ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा लोगों को चुनाव मैदान में अकेले बहन मायावती जी ने अकेले के दम पे, बिना किसी कोalition के दम पे चुनाव में उतारा है, जो कि एक काबिल तारीफ है। एक अकेली महिला, दलित महिला, उसने मतलब कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी ज्यादा कैंडिडेटों को चुनाव मैदान में उतारा है, अकेले के दम पे, बिना किसी कोalition के। इसके लिए मैं मतलब उनको जितनी तारीफ की जाए और उनका जितना सम्मान किया जाए हमारे समाज में और हमारे पूरे बहुजनों में, वो कम है। रिजर्वेशन है, वो संवैधानिक अधिकार है। आरएसएस भी सत्ता में आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए सत्ता में, उसको रिजर्वेशन देना संवैधानिक मजबूरी है, वो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन बात होती है रिप्रेजेंटेशन की। जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तब पता लगता है हमें कि कौन मनुवादी है, कौन मनुवादी नहीं है। आज आम आदमी पार्टी के 13 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी ने बनाए, उसमें से एक भी दलित को नहीं भेजा। हम विद इन द पार्टी, जब पार्टी में नहीं थे, जब पद पे नहीं थे, तब भी हम हमेशा आवाज उठाते रहे कि दलित को इनको भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजा गया? 13 में से एक तो बनता था, ठीक है ना? वैसे तो हर 6 में से एक बनता है, लेकिन 13 में से तो एक बनता था, एक भी नहीं भेजा गया। मैंने डॉग फेलोज का आपको बताया। तो रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं होगा, इसीलिए मैं दलित सीएम का बात करता हूं। आज देश के किसी भी राज्य का सीएम दलित नहीं है, एससी नहीं है, ओबीसी है लेकिन एससी नहीं है। तो मैं एक बार पुनः पुरजोर ये मांग करता हूं कि दलित सीएम दिल्ली का होना चाहिए। दलित सीएम दिल्ली का होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं राजकुमार आनंद, जो बीएसपी की टिकट पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। देखते हुए दिल्ली टाइम्स, जय हिंद।